this lecture, we will discuss the next part of Unit 5. In the last lecture, we have discussed about the renewable energy, non-renewable energy resources. कितने तरीके के हमारे energies हैं, renewable, non-renewable energy, और किसका कितना वर्ल्ड वाइड मार्केट में किसका कितना परसेंटेज है, ये हमने डिस्कशन किया था कि कितना पोटेंशियल एनर्जी रिसोर्सेज है इंडिया में, एनर्जी रिसोर्सेज के क्या सोर्सेज हैं, विंड का जितना मैंने था कि कितना है और कितना हम यूटिलाइज करते हैं। ठीक, तो विंड का था 45,000 मेगावाट और इंस्टॉल कैपेसिटी 12,000। बायोमास, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ऐसे ही बायोमास का था, स्मॉल हाइड्रो का था। कहने का मतलब कि पोटेंशियल तो हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन हम अभी प्रॉपर वे में नहीं कर पा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ, एडवांसमेंट के साथ अगर हम करते हैं तो हम ये कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का, जिससे कि हमें पोल्यूशन फ्री एनर्जी मिलेगी और आने वाले समय में जो फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन हम कम कर सकेंगे, जिससे आने वाली जनरेशन को भी हम फॉसिल फ्यूल प्रोवाइड करा पाएंगे। ये सेकेंडरी एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है, प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज, ये हमने डिस्कस किया था। और कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी हमने डिस्कस किया था। और फिर उसमें कोल का कितना रिजर्वायर है वर्ल्ड वाइड और इंडिया में, इंडिया का कितना परसेंटेज है, ये हमने डिस्कस किया था। और ऑयल का बताया था कि वर्ल्ड वाइड ऑयल कितना अवेलेबल है और हमारे कंट्री में कितना है। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे। ऑयल और कोल हम कर चुके थे। वी विल स्टार्ट विद द नेचुरल गैस। ठीक, तो नेचुरल गैस इज अ गैसियस फॉसिल फ्यूल कंसिस्टिंग प्राइमरली ऑफ मीथेन। नेचुरल गैस जो है वो गैसियस फॉसिल फ्यूल है, खनिज संपदा जो हमें जमीन के नीचे से मिलती है, उसमें हमें नेचुरल गैस भी मिलती है। और इसमें जो सबसे ज्यादा परसेंटेज होता है वो मीथेन गैस का होता है। तो ग्लोबल प्रूवन गैस रिजर्व इज estimate to be 185 trillion cubic meter. The reserves are estimated for 60 year worldwide. ठीक है, तो अभी जो रिजर्वायर अवेलेबल है गैस का वो है हमारे पास वर्ल्ड वाइड 185 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर, और ये अभी लॉन्ग लास्टिंग है टिल 60 years. The reserves are estimated for 60 year वर्ल्ड वाइड। राइट साइड में आप देखेंगे एक चार्ट दिया हुआ है, नेचुरल गैस प्रूव्ड रिजर्व्स का दिया है 185.02 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर्स बाय द एंड ऑफ 2008। तो रशिया में जो गैस अवेलेबल है जमीन के नीचे, जो खनिज संपदा में जो गैस अवेलेबल है वो है वर्ल्ड मार्केट का 23%। ईरान में है 16%, कतार में है 14%, सऊदी अरेबिया में यही है 4%, और यूनाइटेड अरब अमीरात में भी है 4%, और बाकी रिमेनिंग वर्ल्ड में जो है वो है हमारा 35% के आसपास। तो इंडिया गैस रिजर्व्स आर एस्टिमेटेड एट 1.09 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर। इंडिया में जो गैस रिजर्व्स है, जो उसमें जो है हमारे पास है लगभग 1.09 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर एंड रिजर्व्स एस्टिमेटेड फॉर 36 ईयर। और ये उम्मीद है कि ये रिजर्व जो है 36 साल के लिए हमारे पास अवेलेबल है। तो सेम चीज आप ग्राफ में भी दे सकते हैं। रेड वाला जो पोर्शन है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज 35%, रशिया 23%, सऊदी अरेबिया में जो रिजर्व है गैस का, नेचुरल गैस का, दैट इज 4%, ईरान में है वो 16% है, कतर में 14% है, और यूएई में 4% है। ठीक, तो नाउ द एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं? तो फास्ट डिप्लीशन ऑफ precious resources of energy is quite alarming and hence their conservation is very imperative. जो फास्ट डिप्लीशन, जो तेजी से कमी आ रही है प्रीशियस रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं लाइक कोल, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, जितने भी खनिज संपदा हमें मिल रहे हैं ये तेजी से घट रहे हैं, खत्म हो रहे हैं।
तो इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि ऐसे रिसोर्सेज का हम कंजर्वेशन करें। Following are some simple tips emphasizing upon use of efficient and energy saving equipment and practices which would certainly benefit all of us। मैं अब आपको आगे बताने जा रहा हूँ कि इस तरीके की कुछ प्रैक्टिसेस हम अपनी डेली लाइफ में करें जिनकी वजह से हम इनको लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, इनको हम बचा के रख सकते हैं। जैसे इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन में क्या क्या हम चीजें कर सकते हैं? स्विच ऑफ ट्यूब लाइट लैम्प फैन एसेट्रा व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। जैसे कि हम अपने कॉलेज का अगर एग्जांपल लें तो क्लास रूम में अगर क्लासेस चल रही हैं तो भी हम लोग लाइट जला के रखते हैं। क्लासेस नहीं चल रही हैं, टीचर नहीं है, स्टूडेंट क्लास में नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी ट्यूबलाइट बल्ब या फैन भी स्विच ऑफ करना भूल जाते हैं। इसी तरीके से आप घरों में भी है, अक्सर एक रूम से दूसरे रूम में गए तो जिस रूम से हम निकले उस रूम का हम स्विच ऑफ करना भूल जाते हैं, तो इस वजह से भी हमारा एनर्जी लॉस होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा बढ़ता है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ता है। तो पहली आदत में सुधार ये लाएं कि स्विच ऑफ ट्यूब लाइट लैम्प फैन एसेट्रा व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। जब जरूरत ना हो तो स्विच ऑफ करके रखें सारे स्विचेस। Second is prefer task lighting instead of uniform one all over। ठीक है, टास्क लाइटिंग का उपयोग करें कि जिसकी जरूरत हो जिस पर टास्क के लिए वहां पे ही उस हिसाब से लाइट का उपयोग हो, यूनिफॉर्म लाइट ना हो कि मान लीजिए कहीं पे 40 वॉट के बल्ब से काम चल सकता है, तो जरूरी नहीं है कि हमने अपने घर में जो ट्यूबलाइट बल्ब लगाए सब एक ही वोल्टेज के पूरे घर में लगा दें। पढ़ने के लिए जितने वोल्टेज की जरूरत है उतने वॉट का लगे, ड्राइंग रूम में जिस तरीके की लाइट की जरूरत है, बेडरूम में जिस तरह की लाइट की जरूरत है, वॉशरूम में, तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही जो है एनर्जी कंजम्पशन करें। ये नहीं कि जो 100 वाट का बल्ब लिए या ट्यूबलाइट लिए और वो पूरे घर में हमने लगा दिया, ऐसा नहीं। जिस जहां पे जितनी रिक्वायरमेंट हो उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही बिजली का कंजम्पशन हो। थर्ड, यूज एनर्जी इफिशिएंट लैम्प एंड ल्यूमिनरीज। एनर्जी इफिशिएंट लैम्प का यूज करें। जैसे पहले हम लोग नॉर्मल बल्ब यूज करते थे, फिर हमारा CFL आया, अब CFL के बाद और इम्प्रूव टेक्नोलॉजी LED आया है। तो मैंने खुद भी देखा है कि जो नॉर्मल ट्यूबलाइट हम यूज करते थे उसकी जगह पे जैसे LED लिया तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो ज्यादा हुआ है, LED इन कंपैरिजन टू नॉर्मल ट्यूबलाइट थोड़ी महंगी पड़ी, लेकिन लॉन्ग रन में जो बिजली का बिल आता है वो हमारा काफी कम हो गया। फोर्थ, ऑप्टिमाइज यूज ऑफ नेचुरल लाइटिंग। जो नेचुरल लाइटिंग है, कमरों को इस तरीके से डिजाइन किया जाए, आप लोग सिविल इंजीनियर हैं, आप लोग तो और बेहतर समझेंगे, कोई भी बिल्डिंग का अगर हम डिजाइन कर रहे हैं, रेजिडेंशियल हो, कॉमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, तो उसको इस तरीके से बनाया जाए जैसे कि जिस तरफ से सनलाइट आने की ज्यादा संभावना रहती है उस तरफ हम शीशे वगैरह की वॉल बना सकते हैं, उस तरफ हम शीशे का ज्यादा उपयोग करें जिससे कि डेली बेसिस पे हमें लाइट्स, नेचुरल लाइट्स ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मिल सके और हमें इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम करना पड़े। पांचवा, प्रिफर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल चोक। तो कन्वेंशनल चोक जो होता है वो ज्यादा बिजली कंजम्पशन करता है, तो उसका जो सब्स्टिट्यूट है इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट वो हम यूज करें। प्रिफर CFL LED, जैसे मैंने पहले बताया नॉर्मल ट्यूबलाइट बल्ब जो था उसकी जगह CFL या LED टेक्नोलॉजी से बने हुए बल्ब और ट्यूबलाइट का उपयोग करें। तो ये बिजली के जो इंस्ट्रूमेंट हैं उससे रिलेटेड ये हमारा हुआ इल्यूमिनेशन। नेक्स्ट इज कंप्यूटर्स। जो हम कंप्यूटर्स यूज करते हैं, हम घर में अपने रेजिडेंशियल उसमें पर्पस में यूज करते हैं, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, कॉमटॉप हो गया, या कॉलेज में हम डिफरेंट लैब्स में बहुत सारे कंप्यूटर्स जो यूज करते हैं, तो उसमें हम कैसे एनर्जी हम अपनी सेव कर सकते हैं। तो इसमें पहला है टर्न ऑफ योर होम या ऑफिस इक्विपमेंट व्हेन नॉट इन यूज।
जब हमें सिस्टम यूज नहीं कर रहे हैं, चाहे लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो, घर में हो ऑफिस में हो, तो जब हम उसको यूज ना कर रहे हो तो हम उसको स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि बिजली कंजम्पशन लगातार होता रहता है। A computer that runs 24 hours a day, for instance, uses more power than an energy efficient refrigerator. एक कंप्यूटर जो 24 घंटे दिन भर चलता रहता है, उसका एग्जाम्पल दिया है कि ये जो है एक रेफ्रिजरेटर से ज्यादा पावर कंजम्पशन करता है। तो टर्न ऑफ योर होम ऑफिस इक्विपमेंट व्हेन नॉट इन यूज। A computer that runs 24 hours a day, for instance, uses more power than energy efficient refrigerator. तो आप चाहे डेस्कटॉप यूज कर रहे हो या फॉर्म टॉप यूज कर रहे हो, जिस समय उसका यूज ना हो, जिस समय आप उस पर काम ना कर रहे हो, तो उसको स्विच ऑफ करके हम काफी मात्रा में अपना एनर्जी कंजम्पशन बचा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है, इफ योर कंप्यूटर मस्ट बी लेफ्ट ऑन, टर्न ऑफ द मॉनिटर। दिस डिवाइस अलोन यूजेस मोर देन हाफ द सिस्टम एनर्जी। अब जैसे कई बार क्या होता है कि हम कोई फाइल डाउनलोड कर रहे होते हैं, मान लीजिए रात में हम सोने गए तो हमने डाउनलोड में लगा दिया कि मान लीजिए 4 5 7 8 लंबी लंबी फाइल्स है जो हमें डाउनलोड में करनी है, तो वो हमने डाउनलोड में लगा दिया। तो कम से कम इतना कर दीजिए कि मॉनिटर को स्विच ऑफ कर दीजिए। सीपीयू अपना काम करता रहेगा, फाइल डाउनलोड होती रहेगी, लेकिन मॉनिटर ऑफ कर देने से ही बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी का कंजम्पशन बच जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बच जाएगा। If your computer must be left on, turn off the monitor. This device alone uses more than half the system's energy. जो मॉनिटर होता है, तो टोटल हमारा कंप्यूटर एनर्जी कंजम्पशन करता है, उसमें आधी या आधी से ज्यादा मात्रा में जो कंजम्पशन होता है वो मॉनिटर से होता है। तो इसलिए अगर हमें कोई इस तरीके का काम करना है, फाइल वगैरह डाउनलोड करनी है लंबे समय तक, कि भाई हमने रात में लगाया और सुबह तक फाइल डाउनलोड होगी, काफी टाइम डाउनलोडिंग में लगता है, तो हम क्या करेंगे, मॉनिटर को ऑफ कर देंगे, जिससे लगभग आधी से ज्यादा बिजली हम खपत से बचा सकते हैं। थर्ड, setting computers, monitor and copiers to use sleep mode when not in use helps cut energy cost by approximately 40%। तो ऑप्शन होता है सारे कंप्यूटर्स में, मॉनिटर्स में या फोटोकॉपियर्स जो भी हम यूज कर रहे हैं, उसमें ऑप्शन होता है स्लीप मोड का। तो स्लीप मोड ऑन करके रखेंगे, इनेबल करके रखेंगे अगर अपने सिस्टम में, जो भी सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, तो जब हम उसका उपयोग नहीं कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली वो स्लीप मोड में चला जाएगा, और हम इस तरीके से बिजली का कंजम्पशन ऑलमोस्ट 40% के आसपास बचा सकते हैं। अब किचन में हम ऐसा क्या करें कि किचन में भी जो हमारा कंजम्पशन है उसको हम कम कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज, कीप द इंटायर कुकिंग मटेरियल रेडी बिफोर लाइटिंग द स्टोव। अगर हम जो भी यूज कर रहे हैं, स्टोव मींस हम चाहे गैस सिलेंडर पे खाना बना रहे हैं या जिस भी पर्टिकुलर फ्यूल पे हम खाना बना रहे हैं, तो उस फ्यूल कंजम्पशन को हम कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, लोग कढ़ाई चढ़ा लेंगे, उसके बाद सब्जी काटना शुरू करेंगे, फिर तेल खोजेंगे कहाँ है, मसाले खोजेंगे कहाँ है। उससे अच्छा है कि जब आपने खाना बनाने की प्रिपरेशन शुरू की, तो चूल्हा जलाने से पहले ही सब्जी काट लें, धुल लें, अपने मसाले वगैरह जो भी उसमें यूटिलाइज करने हैं, तेल की वगैरह जो यूटिलाइज करने हैं, सब चीज एक साथ इकट्ठा कर लें, उसके बाद ही अपना चूल्हा जलाएं। कीप द इंटायर कुकिंग मटेरियल रेडी बिफोर लाइटिंग द स्टोव। चूल्हा जलाने से पहले ही सारा मटेरियल इकट्ठा कर लें, जैसे चूल्हा जलाते ही आप काम शुरू कर दें, अदरवाइज इसमें भी आपका फ्यूल कंजम्पशन का वेस्टेज होगा, फ्यूल का वेस्टेज होगा। सेकंड इज, लेट कोल्ड मटेरियल्स अटेन रूम टेम्परेचर बिफोर कुकिंग। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो ठंडे आइटम है, मान लीजिए फ्रिज से, जैसे हम लोग क्या करते हैं, फ्रिज से दूध निकाले और खटाक से गैस चूल्हे पर रख दिए, तो उससे क्या होता है कि फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा ज्यादा देर तक हमें उसको गर्म करना पड़ेगा। इससे अच्छा है अगर हमें दूध गर्म करना है, तो फ्रिज से हमने ठंडा चिल्ड दूध निकाला और गर्म करने से पहले उसको आधा घंटा पौन घंटे के करीब हमने किचन में या किचन के बगल में कोई टेबल या जो भी सामान जहाँ रखते हैं उस पे हम उसको रख देंगे, जैसे कि वो रूम टेम्परेचर से नॉर्मल हो जाए।
फिर उसको गर्म करेंगे, तो उसको गर्म करने में हमें फ्यूल कंजम्पशन टाइम हमको कम लगेगा। इस तरीके से भी हम फ्यूल कंजम्पशन बचा सकते हैं। लेट कोल्ड मटेरियल्स अटेन रूम टेम्परेचर बिफोर कुकिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड यूज ऑफ एक्सेसिव वाटर इन कुकिंग। जरूरत से ज्यादा पानी का इस्तेमाल खाना बनाने में ना करें। कई बार क्या होता है, चावल पकाना है, दाल पकाना है, तो अब पर्टिकुलर सब लोग जानते होंगे जो लोग खाना बनाते हैं कि मान लो 1 कटोरी दाल अगर बनानी है तो उसमें 1.5 कटोरी या 2 कटोरी पानी डालना है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में ज्यादा पानी डाल दिए, तो उसको सुखाने के लिए क्या करेंगे, कहेंगे थोड़ी देर और चढ़ा रहने। तो थोड़ी देर और चढ़ा रहने का मतलब क्या है कि और ज्यादा फ्यूल का कंजम्पशन। तो जितना जरूरत हो उतना ही पानी का उपयोग किया जाए, जिससे कि पर्टिकुलर टाइम में खाना हमारा कुक हो जाए, बन जाए, तो हमारा फ्यूल का कंजम्पशन कम होगा। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हम डेली लाइफ में इसको यूज करके फ्यूल कंजम्पशन कम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज यूज यूटेंसिल हैविंग ब्रॉड बेस। यूज लिड ऑन कुकिंग यूटेंसिल्स। ठीक है, तो जिसका यूटेंसिल जो होता है, जिस बर्तन में हम खाना पकाते हैं, उसको यूटेंसिल बोलते हैं। तो जो यूटेंसिल हम यूज कर रहे हैं उसका बेस बड़ा हो, जिससे कि मैक्सिमम एरिया में हीट जाएगी, जिससे खाना जल्दी गर्म होगा, जल्दी पकेगा। प्रिफर स्मॉल बर्नर्स एंड लाइट फ्लेम। जो बर्नर होता है हमारे चूल्हे का, वो छोटा बर्नर प्रिफर करें और जिसकी फ्लेम हल्की हो। प्रिफर स्मॉल बर्नर एंड लाइट फ्लेम। इससे क्या होगा कि हमारा एनर्जी का वेस्टेज नहीं होगा। स्मॉल बर्नर यूज करने से जितने पोर्शन में हमें हीट देनी है उतने पोर्शन में ही वो फ्लेम जाएगा, फ्लेम बर्तन के बाहर निकल के वेस्ट नहीं होगा। 7, इंश्योर स्टेबल ब्राइट एंड ब्लू फ्लेम। कोशिश करें कि जो हमारा फ्लेम है समय समय पर चूल्हे की सर्विसिंग कराते रहें, जिससे कि हमें चूल्हे से स्टेबल ब्राइट और ब्लू फ्लेम मिले। अगर ब्लू फ्लेम नहीं है, इट मींस उसमें जो फ्लेम बन रही है उसमें पोल्यूशन है और हमें प्रॉपर फ्लेम नहीं मिल रही है, उतना हमें हीट नहीं मिलेगा अगर ब्लू फ्लेम नहीं है तो, और हमारा फ्यूल कंजम्पशन उतना ही होगा। ठीक। नाउ when we are using microwave ovens or electric kettles, माइक्रोवेव आजकल तो मॉडर्न किचन में ये सारे इक्विपमेंट यूज होते हैं। तो माइक्रोवेव ओवंस और इलेक्ट्रिक केटल्स अगर यूज कर रहे हैं तो वहां पे कैसे हम इलेक्ट्रिक कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन को बचा सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज माइक्रोवेव सेव एनर्जी बाय रिड्यूसिंग कुकिंग टाइम्स। माइक्रोवेव क्या करता है, एनर्जी बचाता है कुकिंग टाइम को कम करके। इनफैक्ट वन कैन सेव up to 50% on your cooking energy cost by using microwave oven instead of a regular oven, especially for small quantities of food. तो कम खाना बनाने के लिए जो रेगुलर तरीके से हम खाना बनाते हैं उसके बजाय अगर हम माइक्रोवेव ओवन का उपयोग करें और उसमें खाना बनाएं तो लगभग 50% एनर्जी का कंजम्पशन से हमें बचत होती है। Second, remember microwave cook food from the outside edge toward the center of the dish. So if you are cooking more than one item, place larger and thicker items on the outside. तो जो इसका जो हीट आती है माइक्रोवेव ओवन की, वो एज से अंदर की ओर आती है। जो गर्म करता है ये माइक्रोवेव ओवन, वो आउटसाइड एज, जो बाहरी एज होती है माइक्रोवेव ओवन की, उधर से गर्म होता हुआ अंदर की ओर आता है। तो जो बड़े बर्तन हैं जिनमें बड़ी मात्रा में हमें खाना गर्म करना है या खाना बनाना है, तो वो डिश का जो बर्तन है उसको हम क्या करेंगे, बाहर की तरफ, एज की तरफ रखेंगे, जिससे कि उसे ज्यादा हीट और मैक्सिमम टाइम के लिए हीट मिले। ठीक, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर microwaves cook food from the outside edge toward the center of the dish. So if you are cooking more than one item, place larger and thicker, जो बड़े हैं और चौड़े बर्तन जो हैं उनको क्या करेंगे, बाहर की ओर रखेंगे। थर्ड, यूज एन इलेक्ट्रिक केटल टू हीट वाटर। पानी गर्म करने के लिए जो हम जनरली गैस चूल्हे पे पानी गर्म करते हैं,
तो अगर पानी को हमको गर्म करना है तो वी कैन यूज इलेक्ट्रिक केटल. It's more energy efficient than using an electric cooktop element. ठीक है, तो ये बहुत एनर्जी इफिशियंट होता है. तो पानी गर्म करने के लिए हम इलेक्ट्रिक केटल का उपयोग करेंगे. अब नेक्स्ट, एयर कंडीशनर के यूज करते समय तो ये सारी चीजें हमको पढ़नी है इसमें कि हाउ वी कैन कंजर्व द एनर्जी, एनर्जी को कैसे हम बचत कर सकते हैं. ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि रूम एयर कंडीशन जो है, तो रूम एयर कंडीशनर में हम क्या करें कि हमारा कंजम्पशन कम से कम हो सके. तो फर्स्ट वन इज यूज सीलिंग और टेबल फैन एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट समर हीट. सीलिंग फैंस फॉर इंस्टेंस कॉस्ट अबाउट 30 पैसा an hour to operate, much less than air conditioner that is rupees 10 per hour. होता क्या है, अब मान लो जैसे जाड़ा खत्म हुआ, मार्च के मिड मार्च के बाद से जो है जाड़ा लगभग खत्म हो जाता है और हल्की हल्की ठंड रहती है, गर्मी की हल्की हल्की सुखुआहट होती है. लेकिन लोगों की आदतें खराब हैं, तो क्या करेंगे, ऑफिस में एसी ऑन कर देंगे, जबकि बिना एसी के उस समय काम चल सकता है. आप अगर विंडो खोल दे रूम्स की तो इतना ठंडा रहता है कि आप सीलिंग फैन या टेबल फैन अगर यूज करते हैं तो आपको गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी. लेकिन चूंकि हम लोग की आदतें खराब हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अरे भाई अपनी जेब से कौन सा जा रहा है पैसा, ऑफिस है, तो लोग क्या करते हैं, बेमतलब का एसी चला देते हैं. ठीक, तो उससे क्या है, एसी की जरूरत नहीं है तब भी हम एसी चला रहे हैं, मतलब हम एनर्जी का कंजम्पशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, पैसा खर्चा तो हो ही रहा है. तो जब तक जरूरत ना हो एयर कंडीशन की, तब तक एयर कंडीशन या कूलर का इस्तेमाल ना किया जाए. कोशिश किया जाए कि फैन को यूटिलाइज करें, सीलिंग फैन या टेबल फैन का उपयोग करें. इससे भी हम बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी का कंजम्पशन बचा सकते हैं. ठीक है, सेकंड पॉइंट है इसमें, यू कैन रिड्यूस एयर कंडीशनिंग एनर्जी यूज by as much as 40% by shading your home's windows and walls. Plant trees and shrubs to keep the day's hottest sun of your house. जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि प्लांटेशन बहुत जरूरी है, तो अगर हम अपने घर के चारों ओर इस तरीके से पेड़ पौधे लगा के रखें कि पेड़ बड़े बड़े हो जाएं, जैसे अभी प्लांटेशन का दिन था, उस दिन यूपीटीयू से आया था, तो हम लोगों ने क्या किया, कॉलेज के बाहर पीपल के पेड़ लगाए. तो इस तरीके के पेड़ आजकल क्या है, डेवलपमेंट के नाम पे, रोज कंस्ट्रक्शन के नाम पे जो पीपल के पेड़ होते थे, बरगद के पेड़ होते थे या और भी जो बड़े बड़े पेड़ होते थे, वो घर के आसपास हैं, तो उनसे क्या होता है, छाया मिलती है, छाया भी मिलती है, ठंडा एटमॉस्फेयर भी रहता है, प्लस वो हमें 24 आवर्स ऑक्सीजन भी देते हैं. तो इस तरीके के कोशिश करें कि पेड़ पौधे जो भी हमारे शेड्स हैं, जैसे खिड़की के ऊपर जो शेड बना होता है, दरवाजे के ऊपर जो शेड बना रहता है, वेंटिलेटर्स होते हैं, तो विंडो वेंटिलेटर्स वगैरह जो होते हैं, उसके आसपास सराउंडिंग में अगर हमने पेड़ लगा के रखे हैं तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है. हमें एसी और कूलर की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारा काम पंखे से ही चल जाता है. तो इस तरीके से भी हम बहुत सारी बिजली की बचत कर सकते हैं. यू कैन रिड्यूस एयर कंडीशनिंग एनर्जी यूज by as much as 40% by shading your home window and walls. तो जो घरों की दीवारें हैं और खिड़कियां हैं उन पे अगर पेड़ों की छाया पड़ेगी तो लगभग 40% हम जो है अगर ऐसा करते हैं तो हम एयर कंडीशन एनर्जी को हम कंजर्व कर सकते हैं. Plant trees and shrubs to keep the day's hottest sun off your house. तो आप पेड़ पौधे लगा करके सूरज की रेडिएशन से, सूरज की गर्मी से आप अपने घर को बचा सकते हैं. Third point is one will use 3 to 5% less energy for each degree air conditioner is set above 22 degrees Celsius, that is 71.5 degree Fahrenheit. So set the thermostat of room air conditioner at 25 degrees Celsius
to provide the most comfort at the least cost. आज के जितने लोग भी एसी यूज कर रहे हैं वो लगभग हर कोई जानता है जहां से आप एसी परचेज करोगे या गवर्नमेंट भी डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे ऐसा अनाउंसमेंट करती रहती है। डॉक्टर्स के यहाँ भी जाओ तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि भाई अगर तबीयत जैसे बच्चों की खराब है आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोलता है कि एयर कंडीशन चलाओ, लेकिन 25 डिग्री या उससे ऊपर रखो, 25 से 28 डिग्री के बीच में रखो। तो उसके दो फायदे होते हैं, जितनी ठंडक की आपको जरूरत है उतनी ठंडक आपको मिलेगी और बिजली का कंजम्पशन भी कम से कम होगा। 25 डिग्री टेम्परेचर से अगर आप कम करोगे तो आपका ठंडा भी ज्यादा होगा और बिजली का कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा है। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है कि for each degree air conditioner is set above 22 degrees Celsius, so set the thermostat of room air conditioner at 25 degrees Celsius to provide the most comfort at the least cost. आपको कंफर्ट भी सबसे ज्यादा मिलेगा, बहुत ज्यादा कपकपी नहीं होगी लेकिन गर्मी भी आपको नहीं लगेगी और आपका कॉस्ट इफेक्टिव होगा। बिजली का बिल आपके इस पर्टिकुलर एयर कंडीशन से कम उठेगा। Fourth point is using ceiling or room fans allows you to set the thermostat higher because the air movement will cool the room. ठीक है, तो सीलिंग और रूम फैन allows you to set the thermostat higher because the air movement will cool the room. Fifth one is a good air conditioner will cool and dehumidify a room in about 30 minutes. So use a timer and leave the unit off for some time. तो जो अच्छा एयर कंडीशनर होते हैं वो क्या करते हैं, वो ठंडा करते हैं और रूम को 30 मिनट के बाद डीह्यूमिडिफाई कर देते हैं। तो आप टाइमर लगा के रखिए जिससे कि ये यूनिट जो है ऑफ हो जाए थोड़ी देर बाद, और जब कमरा डीह्यूमिडिफाई हो जाए तो ये यूनिट अपने आप बंद हो जाए। तो ये सारी फैसिलिटीज अच्छे एयर कंडीशनर में होती है, इसलिए आप ऐसा एयर कंडीशनर यूज करें जिसमें ये सुविधा उपलब्ध हो। भले थोड़ा महंगा मिले लेकिन लॉन्ग रन में आपका बिजली का कंजम्पशन इससे बचेगा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कीप डोर्स टू एयर कंडीशन रूम क्लोज्ड एज ऑफन एज पॉसिबल। तो एयर टाइट रखें, जिस कमरे में भी हम एयर कंडीशन यूज कर रहे हैं वहां कोशिश करें कि जब एयर कंडीशन हमारा चल रहा है तो रूम हमारा एयर टाइट हो, जिससे कि पर्टिकुलर प्लेस के लिए जितने किलोवाट का हमने एयर कंडीशन रखा है वो प्रॉपर काम कर सके, उस पर ज्यादा लोड ना पड़े, जिससे बिजली का कंजम्पशन जितना होना चाहिए उतना ही हो, उससे ज्यादा ना हो। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस किए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट some more topics. ये तो हमने पढ़ लिया कि कैसे हम एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेस्ट एंड प्रोलिफरेशन। कितने तरीके के वेस्टेज होते हैं और इनको हम कैसे इनकी हम प्रसार को रोक सकते हैं, इनका कैसे प्रसार हो रहा है। और प्रोलिफरेशन माने होता है प्रसार, वेस्ट सबको समझ रहा है, जो भी वेस्टेज होता है लाइक न्यूक्लियर प्लांट्स में हमें न्यूक्लियर वेस्ट मिलता है और डेली यूज में हमारे बहुत सारे प्लास्टिक वेस्ट निकलते हैं, और या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम का जो वेस्ट होता है। ठीक है, तो इस बहुत तरीके के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है जिसको हम ई कचरा भी कहते हैं। जैसे आज की डेट में क्या है कि मोबाइल हम 6 महीने साल भर में टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, एडवांस मोबाइल आ जाता है, पुराना मोबाइल हम फेंक देते हैं और नया मोबाइल ले लेते हैं। ऐसे ही टीवी है,
जल्दी जल्दी 2 साल 4 साल 5 साल में लोग टीवी चेंज करते हैं, एडवांस एडवांस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जैसे हो रहा है, तो हम इक्विपमेंट बदलने की आदत हमारी उतनी जल्दी जल्दी हो गई है, क्योंकि हमें भी आज क्या है, कस्टमर को नए फीचर्स के साथ वो इक्विपमेंट चाहिए होता है, चाहे मोबाइल हो, चाहे हमारा म्यूजिक सिस्टम हो, चाहे टीवी हो। तो वो क्या होता है, जो हम यूज करना छोड़ देते हैं वो हमारा एक तरीके से ई वेस्ट, ई कचरा हो जाता है। तो वेस्ट एंड प्रोलिफरेशन में हम डिस्कस करेंगे आज सबसे पहले ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो ई वेस्ट इज एनी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट दैट्स बीन डिस्कार्डेड। ई वेस्ट में कोई भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो हम यूज करना छोड़ देते हैं वो हमारा ई वेस्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहलाता है। दिस इंक्लूड्स वर्किंग एंड ब्रोकन आइटम that are thrown in the garbage or denoted donated to a charity reseller like Goodwill। ये क्या है कि हम जो है इसको खराब हो गया होता है, इसकी काम नहीं कर रहा होता है या टूट गया होता है, तो ऐसे आइटम को हम क्या करते हैं, कूड़े के ढेर में फेंक देते हैं, या कुछ लोग क्या करते हैं, चैरिटी के नाम पे रीसेलर को गुडविल के नाम पे दे देते हैं। तो ऑफन if the item goes unsold in the store it will be thrown away। और कई बार क्या होता है, जो सामान दुकानों में बिकता नहीं है वो भी जो है गार्बेज में चला जाता है। तो e-waste is particularly dangerous due to toxic chemical that naturally leach from the metals inside when buried। तो ये जो जितने भी मटेरियल होते हैं इनसे बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस निकलने की संभावना रहती है, केमिकल टॉक्सिक गैसेस उसमें बहुत सारे रिलीज होने की संभावना रहती है। जितना भी ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है, जिसमें हमारा मोबाइल, टीवी, म्यूजिक सिस्टम, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एज वेल एज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी जो हमारे हैं, लाइक CFL, LED, ट्यूबलाइट, बल्ब, फैन, एयर कंडीशनर, बहुत तरीके के इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं जिनका कि हम यूज बंद कर देते हैं, ये तो खराब हो गए होते हैं, तो ये क्या होता है, हमारा ई कचरा का फॉर्म ले लेते हैं और इस कचरे से बहुत सारे केमिकल टॉक्सिक गैसेस वगैरह निकलती हैं। तो ई वेस्ट इज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स दैट आर अनवांटेड, नॉट वर्किंग एंड नियरिंग और एट द एंड ऑफ देयर यूजफुल लाइफ। तो ई वेस्ट जो है ये अनवांटेड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको अब हम यूज नहीं करना चाहते हैं, या तो ये ठीक होते हुए हम यूज नहीं करना चाहते हैं, या तो अब ये वर्किंग कंडीशन में नहीं होते हैं, या इनकी लाइफ ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होती है, अब ये हमारे लिए यूजफुल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर्स, कंप्यूटर कैन बी डेस्कटॉप और लैपटॉप, VCR, आजकल तो अब VCR नहीं चलते, VCD चलती हैं, स्टीरियोज, कॉपियर्स, फोटोस्टेट मशीन जो आपकी होगी, एंड फैक्स मशीन आर एवरीडे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। तो डे टू डे लाइफ में जितने भी हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट यूज करते हैं, जब इनका यूजफुल लाइफ खत्म हो जाता है तो ये एक तरीके से ई वेस्ट या ई कचरा का रूप ले लेते हैं। ई वेस्ट जनरेशन, अब कैसे जनरेशन होता है ई वेस्ट का, ये हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम आज का टॉपिक, ये आज का लेक्चर हम खत्म करेंगे। तो ई वेस्ट जनरेशन में क्या आता है, अकॉर्डिंग टू द न्यू ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2017 report from the United Nations, university e-waste has increased by 44.7 million metric tons, or you can say 8% from 2014 to 2017। तो यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी की 2017 की रिपोर्ट के अनुसार ई वेस्ट 44.7 मिलियन मीट्रिक टन, या लगभग 8%, 2014 से जो 2016 में था उसका 8% बढ़ गया 2017 में। That number is expected to rise again
by 17% और ये 17% और बढ़ सकता है 2021 तक. That number is expected to rise again by 17% by 2021, totaling nearly 52.2 million metric tons of e-waste. तो 2021 तक जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वर्ल्ड वाइड, उसकी संभावना है 52.2 मिलियन मीट्रिक टन के आसपास हो जाए. एन ओवरवेलिंग 44.7 million metric tons of e-waste was generated in 2016. 2016 में जो है 44.7, जो ऊपर लिखा था वही लिखा हुआ है, मीट्रिक टन ई वेस्ट जनरेट हुआ और 2016 में 8% ज्यादा होकर के 41.4 मिलियन मीट्रिक टन प्रोड्यूस्ड इन 2014. ये देखिए डायग्राम दिया हुआ है कि 44.7 मीट्रिक टन ऑफ ई वेस्ट जनरेटेड इन 2016. इसमें क्या क्या ई वेस्ट में किस किस प्रोडक्ट से कितना वेस्टेज हुआ. दिस वेस्ट इंक्लूड्स टीवीज, स्मार्टफोन, सोलर पैनल्स, रेफ्रिजरेटर्स and many other devices. There